फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पी/क्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम यहां पर आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रथम प्रश्न पत्र 2022 का वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा। ये आपका टोटल 50 अंक का पेपर होता है। 2 घंटे किसमें आपको समय मिलता है आपको पता ही होगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। जैसे ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके बाद आपको पता ही है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। तो यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई। इसी चैनल पर जाइए और फटाफट सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट है उन्हें चेक कर लीजिए और सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहेंगी और आगे जो भी क्लासेस आएंगी वो भी लगातार मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दो, आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। सबसे 1 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी? त्रिमुखी, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया? त्रिमुखी प्रक्रिया। और ये कहा किसने, यानी कि किसका कथन है? जॉन डीवी का, अरस्तू का, एडम्स का या फिर सुकरात का? तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किसका कथन है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये आपका कहा है जॉन डीवी ने। आपको याद रखना है ये किसने कहा है, जॉन डीवी ने। ये प्रश्न आपको केवल ऑब्जेक्टिव में ही नहीं मिलेगा, ये प्रश्न मिल जाएगा आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, तो वहां पर आपको बताना होगा जॉन डीवी ने कहा है ये। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना या फिर मानसिक विकास करना या फिर सर्वांगीण विकास करना या फिर सांवेगिक विकास करना? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको पता है कि केवल एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सर्वांगीण विकास करना, यानी कि हर तरीके से बच्चे का विकास करना, बालक का विकास करना, बच्चे के हर क्षेत्र में विकास करना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह से बच्चे का विकास करना, जिसमें आपका सर्वांगीण विकास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न उत्तर विधि के जो जनक हैं, जो प्रश्न उत्तर विधि किसने दी है? ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया है ये आपको बताना है। सुकरात जी ने दिया है, प्लेटो ने दिया, अरस्तू ने दिया है या फिर फ्रॉवेल ने दिया है? तो फटाफट यहाँ पर आपको बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न उत्तर विधि के जो जनक हैं वो कौन है? सुकरात। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट इसका आप आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट देख लीजिए। शिक्षण, ठीक है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कौन बनाता है भैया? चित्रकला बना देता है या विज्ञान बनाता है या फिर शिक्षण में जो प्रयुक्त युक्तियां होती हैं, अलग अलग नई नई चीज़ें जो होती हैं, या फिर लेखन कला? ठीक है, तो जो शिक्षण है, ठीक है, शिक्षण, ठीक, शिक्षण में जो युक्तियां आप प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? शिक्षण को प्रभावशाली बना देती हैं और उसे रोचक बना देती हैं, जिससे बच्चे क्या है बहुत ही आनंद होकर आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण में जो युक्तियां, नई नई चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं, वो सारी चीज़ें, मॉडल्स जो होते हैं या कई सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। फटाफट अगला का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जो बुनियादी शिक्षा है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने कई बार पढ़ लिया होगा। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? क्या प्लेटो से संबंधित है? क्या महात्मा बुद्ध से? क्या रविंद्रनाथ टैगोर से? क्या महात्मा गांधी जी से? फटाफट यहाँ पर आपको पता ही होगा, ये तो आपको सभी को पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका प्रश्न हम आपको आंसर आपको मिल ही चुका होगा। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दी है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो बुनियादी शिक्षा है वो किस दार्शनिक से संबंधित है? महात्मा गांधी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6 आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को, 11 फरवरी को, 22 मार्च को या फिर 8 जून को? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, 22 अप्रैल को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। 22 अप्रैल को आपको मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। 22 अप्रैल को कौन सा? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च की बात करें तो जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना, क्योंकि आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये हम अलग से नहीं बताएंगे कि आप इसे याद रखिए, आप इसी में याद रखिए, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। परीक्षा तो परीक्षा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 7 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट देख लेते हैं।
पाठशाला यानी कि जो स्कूल होता है आपका, ठीक है, स्कूल को क्या कहा है इन्होंने, बाग कह दिया होगा, ठीक है, बाग कह दिया है। शिशु यानी कि जो बालक जो बच्चा होता है पढ़ने के लिए जाता है उसको इन्होंने पौधा कह दिया है यानी कि प्लांट बोल दिया है। और जो शिक्षक होता है जो टीचर होता है उसको माली कह दिया है। तो इन्होंने तुलना की है यहाँ पर, किससे की है, एक पाठशाला यानी कि स्कूल की तुलना बाग से की है, शिशु की तुलना यानी कि जो बालक है उसकी तुलना पौधे से कर दी है, शिक्षक की तुलना माली से कर दी है। तो ये किसने, ये आपको ये बताना है। तो इसमें आपके सामने होंगे 4 ऑप्शन, 4 में से एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल का राइट आंसर आपका रूसो हो जाएगा, जॉन डी भी हो जाएगा, या फिर मॉरिया मॉन्टेसरी, या फिर फ्रॉबेल। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। और ये केवल ऑब्जेक्टिव में ही नहीं पूछा जाएगा, ये केवल ऑब्जेक्टिव में ही नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। कैसे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर वहाँ पर आप घबराइएगा नहीं, आप याद रखिए किसने कहा है, ये कहा है फ्रॉबेल जी ने, ठीक है, ये आप तो याद रखना है। अगर ये पूरा सेंटेंस वहाँ पर, ये पूरी लाइन वहाँ पर लिखी हुई आ जाए, पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा यानी कि बालक को पौधा और टीचर यानी कि शिक्षक को माली किया है, किसने कहा है, तो वहाँ पर आप बता देंगे, फटाफट बता देंगे अगर आपको याद रहेगा। और निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको पहले से पता होंगी, बस यहाँ पर दोबारा से वो चीज़ें आप रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएंगी, फिर आप वो भूलेंगे नहीं। तो फ्रॉबेल ने कहा है, ठीक है, याद रखना है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉबेल। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो मैं आपसे वही चीज़ बताता हूँ कि बार बार परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिवा सोपन, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है, इसके रचनाकार कौन है फटाफट आप बता देंगे। तो दीपा सुपन पुस्तक के लेखक कौन है, गिजुभाई बधेका, आपको याद रखना है। मैंने 3 बार इसलिए बता दिया ताकि आप बिल्कुल भी भूले ना, ठीक है। दीपा सोपन पुस्तक के लेखक गिजुभाई बधेका, आपको याद रखना है। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, भूलिएगा नहीं इसे। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर, घर पर दी जाने वाली जो शिक्षा है वो क्या कहलाती है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, दूरस्थ शिक्षा कहलाती है, गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है, फिर अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो घर पर जो आपकी शिक्षा दी जाती है, ठीक है, बच्चों को जो कुछ भी समझाया जाता है या बताया जाता है वो पूरी तरह से इनफॉर्मल होता है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। वो कौन सी शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसी के साथ यहाँ पर बात करें दूरस्थ शिक्षा के बारे में, जो आप ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड में जो यहाँ पर आप एजुकेशन करते हैं, ठीक है, वो कैसी शिक्षा होती है, वो होती है आपकी दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में बात करें तो औपचारिक शिक्षा के लिए पूरी तरह से आपका समय निश्चित होता है, ठीक है, स्थान निश्चित होता है। इसमें समय स्थान कैसा होता है, निश्चित होता है, यानी कि इसके लिए आपको स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर क्लास अटेंड करना पड़ता है, वहाँ पर पढ़ाई करना पड़ती है, वो आपकी हो जाती है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, कहीं पर भी किसी भी समय जो है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे बात में ही ना गई है कि हमने तो ये बताया ही नहीं था, तो ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। घर पर दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, लेकिन परंतु मनुष्य के हाथों में अगर खराब हो जाती है, किसने कहा है, ये किस भाई साहब ने कहा है, यहाँ पर याद रखना। प्लेटो ने कहा, अरस्तू ने कहा, रूसो ने कहा, या फ्रॉबेल ने कहा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, रूसो। प्रत्येक प्राकृतिक चीज़ अच्छी है, लेकिन मनुष्य के हाथों में आकर वो चीज़ कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये बात सही भी है। तो ये किसका कहना है, ये कहना है आपका रूसो जी का। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट आप इसका आंसर कीजिए, देखिए, पढ़िए। प्रश्न संख्या 11 की प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जो प्रोजेक्ट पद्धति है, इस किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है, यथार्थवाद की, प्रकृतिवाद की, आदर्शवाद की, या फिर प्रयोजनवाद की। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रयोजनवाद की, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट पद्धति जो है, वो यहाँ पर प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 12 बताएंगे, जो मूल प्रवृत्तियाँ किस सिद्धांत जो है वो किस दर्शन पर आधारित है, प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, यथार्थवाद पर, या फिर सांख्य दर्शन पर। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद, ठीक है। किस पर आधारित है, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, प्रकृतिवाद पर, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आप इसे देखेंगे और याद करेंगे। मूल्य जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो मूल्य जो पूरी तरह से हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्या है,
मकतब, मकतब किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। मकतब जो है वो अरबी भाषा का सर यहाँ पर शब्द है, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है वो होता है स्कूल, ठीक है। मकतब शब्द का मतलब क्या होता है, स्कूल। तो यहाँ पर जो मकतब शब्द है किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, ये यहाँ पर प्राथमिक स्तर से हो जाएगा आपका, किससे, प्राथमिक स्तर से, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है मकतब, ठीक है, जो शब्द है वो यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्कूल। तो ये जो संबंधित है वो किस शिक्षा से संबंधित है, प्राइमरी लेवल से, ठीक। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 15, एक क्वेश्चन आपका रह गया। इसके बाद आप देख लीजिए, ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये भी आगे आने वाले समय में आपको सॉल्व कराए जाएंगे, परीक्षाओं तक पूरी गारंटी है। आपको यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स की बैक नहीं लगेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्लासेस को पूरी तरह से अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इतनी गारंटी है भाई, पास आप आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और आप जो जितने भी आपके पास से सीरीज़ वगैरह हैं वो आप पढ़ लीजिए एक बार, पूरा अच्छे से आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। निश्चित होकर आप यहाँ पर एग्जाम दीजिए। आदर्शवाद जो वो श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में, आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है, ठीक है, जो उच्चतम योगदान है, जो श्रेष्ठ है, पूरी तरह से श्रेष्ठ योगदान, अच्छा योगदान किस क्षेत्र में यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट होगा आंसर होगा शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में। तो आदर्शवाद का जो यहाँ पर श्रेष्ठ योगदान है वो किसमें, शिक्षण विधि में, ठीक है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किसमें, शिक्षण विधि में, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल 15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दें। इसके आगे की क्लासेस आपको लगातार इसी चैनल पर मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। इसके साथ अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो प्ले लिस्ट बन चुकी है आपके लिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।